हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यसन एंजल रात 29 में मैं नीलम आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपको मनोविज्ञान का एक टॉपिक विकास और वृद्धि आपको हम यही टॉपिक पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको विकास पढ़ाएंगे। यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेट में अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान से 30 प्रश्न आते हैं और 30 प्रश्न में से 3 से 4 नंबर या 5 नंबर तक भी विकास में से क्वेश्चन आ जाते हैं देखने के लिए। इसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं, विकास किसको कहते हैं, वृद्धि किसको कहते हैं। तो आज मैं इसको अच्छे से सरल भाषा में समझा दूंगी कि उसके बाद आपको यह कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि विकास और वृद्धि क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। ये प्रॉब्लम आज आपकी दूर हो जाएगी। तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। और जो है सबसे पहले हम आपको विकास पढ़ाएंगे। विकास की परिभाषा है किसी व्यक्ति में किसी नवीन क्षमता, आदत या आकृति का जन्म जो कि उसमें पहले से मौजूद नहीं हो, वही हमारा विकास कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके अंदर कुछ ऐसी क्षमताओं का जन्म हो जाता है जो कि उसके अंदर पहले से ना रही हो, तो वही हमारा विकास कहलाता है। जैसे एक देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको क्रिकेट खेलना नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उसको क्रिकेट खेलना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद अगर उसको क्रिकेट खेलना आ जाता है तो जब उसको तो पहले क्रिकेट खेलना आता नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद जब उसको क्रिकेट खेलना आ जाएगा तो उसके अंदर यह जो होता है, जो नया विकास होता है, क्रिकेट खेलने का जो नया विकास जन्म होता है, यही हमारा विकास कहलाता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए फ्रेंड। जैसे कोई लड़की है, उसको पहले से खाना बनाना नहीं आता था लेकिन अब उसको खाना बनाना आता है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहले तो उसको खाना बनाना नहीं आता था लेकिन अब उसको खाना बनाना आ गया, तो नए विकास का जन्म हुआ कि नहीं हुआ। पहले उसके अंदर ये कला नहीं थी लेकिन अब उसके अंदर ये क्या है, ये कला मौजूद है, जो कि कला उसके अंदर पहले से नहीं थी, अब उसके अंदर ये मौजूद है। तो यही जो हमारा विकास है, यही जो हमने नए तरीके से खाना बनाना सीखा है, वही हमारा विकास कहलाता है। विकास जो होता है वह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी जो दिशा होती है वह निश्चित होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कोई बालक है, बालक ही क्या कोई भी हो, वह अपने पूरे ज़िंदगी भर कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। तो जो वह नया सीखता है फ्रेंड्स, वही हमारा विकास कहलाता है। विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जैसे हम विद्यालय में अगर जाते हैं, समाज में रहते हैं, तभी हम कुछ नया सीखने को पाते हैं। जैसे हम अगर विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ना सीखते हैं। अगर खेल के मैदान में जाते हैं तो वहाँ पर हम खेलना सीखते हैं। 4 लोगों के बीच में अगर बैठते हैं तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हमें जानने को मिलता है। तो हमारे अंदर ये नई नई चीज़ों का विकास होता है। तो जो विकास होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यह जो कथन है फ्रेंड्स, वह हमारे वाइगोत्स्की महोदय का कथन है। उन्होंने यह कहा था कि विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास के अब हम यहाँ पर कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा, विकास की अवस्थाएं गर्भावस्था से, जबकि शैक्षिक विकास की अवस्थाएं कहाँ से होती हैं फ्रेंड्स, शैशवावस्था से गिनी जाएंगी। जी हाँ, विकास की जो अवस्था होती है गर्भावस्था से, जबकि शैक्षिक विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था से गिनी जाती हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक आदि विकास के क्षेत्र हैं। जैसे शारीरिक विकास जो होता है वह हमारे अंगों का जो विकास होता है उसको शारीरिक विकास कहते हैं। मानसिक विकास उसको कहते हैं कि हमारे जब हम बचपन में रहते हैं तो हमारे मानसिक जो विकास होता है वह कुछ और रहता है, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारी बौद्धिक क्षमता या मानसिक क्षमता का विकास और ज़्यादा हो जाता है। संवेगात्मक विकास जो होता है, जैसे कहीं पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो वहाँ पर हमको भावुक होना पड़ता है, वहाँ पर ऐसे संवेग लाने पड़ते हैं, वहाँ पर जाकर हम हंस तो सकते नहीं हैं, तो वो जो विकास होता है उसको संवेगात्मक विकास कहते हैं।
सामाजिक विकास जो होता है, सामाजिक चारित्रिक विकास, समाज में रहने पर ही हमारे चरित्र का विकास होता है। जैसे जब हम 10 लोगों के बीच में उठते हैं, बैठते हैं या समाज में रहते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, तो वहाँ पर हमारे सामाजिक चारित्रिक सभी जो है सभी का विकास होता है फ्रेंड्स। तो अगला देखते हैं, विकासात्मक कार्य की जो अवधारणा है वह रॉबर्ट होबिंग-हास्ट ने दी है। और देखिए, विकास का अधिगम का जो सिद्धांत है वह रिचर्डसन और सीयर्स ने दिया है। विकास की कुछ परिभाषाएं हैं जो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे जो देखिए जो इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं वही हम आपको बताएंगे। परिभाषाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्किनर ने जो विकास की परिभाषा दी है वह है, विकास एक धीमी एवं सतत प्रक्रिया है। इनकी ये परिभाषा एग्ज़ाम में खूब पूछी जाती है, तो आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। विकास जो है वह एक धीमी एवं सतत प्रक्रिया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो यह कथन स्किनर ने कहा है। अगला देखते हैं, वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। वंशानुक्रम एवं वातावरण, इस पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये परिभाषा अगर आ जाती है तो आप लोग वुडवर्थ सही आंसर लगाएंगे। अगला कथन है मुनरो के अनुसार विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। जैसे जब बालक भ्रूणावस्था में रहता है, भ्रूणावस्था किसको कहते हैं कि जब बालक गर्भ में रहता है, भ्रूणावस्था में रहता है, तब से लेकर वृद्धावस्था तक उसमें जितने भी परिवर्तन होते हैं वह सब विकास के अंतर्गत आते हैं। हरलाक महोदय ने कहा है, विकास एक क्रमिक एवं धीमी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। हरलाक के अनुसार जो विकास होता है वह एक क्रम के अनुसार चलता है और धीमी प्रक्रिया होती है। जैसे पहले सिर का विकास होता है, फिर जो है उंगलियों का, फिर हाथ का, ऐसे क्रम के अनुसार बालक का विकास होता है। अगला देख लेते हैं, जो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वह है वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में हम अंतर देख लेते हैं। पहले देखते हैं वृद्धि किसको कहते हैं और विकास, ठीक है ना। वृद्धि जो होता है वह कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन जो विकास होता है वह आजीवन चलता रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स। अगला है, वृद्धि मूर्त होती है। मूर्त मतलब वो होता है कि वृद्धि देखी जा सकती है। मूर्त मतलब जो हमें दिखाई दे। तो वृद्धि देखी जा सकती है, लेकिन जो विकास होता है वह अमूर्त होता है, उसको देखा नहीं जा सकता। जैसे वृद्धि देखी जा सकती है, जैसे हमारे जो शरीर के अंगों का विकास होता है वह उसको तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर विकास होता है उसको हम कैसे देखेंगे? वो अमूर्त होगा कि नहीं होगा, तो वह विकास होता है, ठीक है ना। जो हमें दिखाई देती है वह वृद्धि कहलाती है। जैसे हमारे शरीर के अंगों का जो विकास होता है उसको तो हम देख सकते हैं, तो वह वृद्धि में आ जाएगा, लेकिन जो हमारे मानसिक क्षमता का या संवेगात्मक जो विकास होता है उसको हम नहीं देख सकते हैं, तो वह अमूर्त होता है। अगला पॉइंट वृद्धि में हो जाएगा, वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास जो होता है वह गुणात्मक एवं मात्रात्मक यह दोनों होता है। वृद्धि का मापन संभव है, लेकिन विकास का मापन संभव नहीं है। वृद्धि केवल शारीरिक होती है, जबकि विकास अत्यंत व्यापक होता है। जैसे वृद्धि केवल शारीरिक होती है, जैसे हमारे शरीर के जो अंगों का विकास होता है तो वही इस हिसाब से वृद्धि शारीरिक हो जाती है, लेकिन जो विकास होता है यह अत्यंत व्यापक एवं बहुआयामी होता है। हम कितना अपने जीवन पर्यंत जब तक जीते हैं तब तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, तो यह इसका जो सीखने की जो क्षमता होती है वह व्यापक होता है और बहुआयामी होता है, तो इसलिए कहा जाता है विकास अत्यंत व्यापक एवं बहुआयामी है। वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है, जबकि विकास की दिशा निश्चित होती है फ्रेंड्स। इसीलिए कहा जाता है वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं, इनको जो है पूरी तरीके से अलग नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, विकास के सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए विकास अलग अलग क्षेत्रों में आजीवन चलता रहता है, वही निरंतरता का सिद्धांत है। अगला पॉइंट है असमान गति का सिद्धांत। सिर्फ ऐसा अवस्था में से उसके मस्तिष्क का 90% विकसित हो जाना ही इस सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगला पॉइंट हो जाएगा फ्रेंड्स, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत।
ये जो सिद्धांत है, इसमें जो एग्जाम्पल है वह है, जैसे फ्रेंड्स बच्चों में विकास की दर एक जैसी नहीं रहती है। जैसे अलग अलग बच्चों में अलग अलग विकास दर रहती है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा सरल से जटिल का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स शुरुआत की आकृति सरल तथा बाद की जो आकृति होती है वह जटिल होती है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा अंतः संबंध का सिद्धांत। इसमें जो होता है विकास के सभी पक्ष जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि एक पक्ष पर पड़ने वाला जो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होता है वह सभी पर पड़ता है। जैसे कुपोषण से अगर किसी बच्चे को कुपोषण हो जाता है तो उससे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी विकास प्रभावित होते हैं। तो यही हो जाता है अंतः संबंध का सिद्धांत। अगला पॉइंट फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा वाइगोस्की। इनका जो पूरा नाम है वह है लेव सिमनाविच वाइगोस्की। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? तो वाइगोस्की जो थे वह रूस देश के निवासी थे। इनके कुछ सिद्धांत हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। इनके जो सिद्धांत हैं उनमें है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जो इतने सिद्धांत हैं यह सिद्धांत वाइगोस्की महोदय ने दिए हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। इसको इंग्लिश में MKO कहते हैं। MKO का फुल फॉर्म यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यम से हो जाएगा मोर नॉलेजेबल अदर। तो MKO मोर नॉलेजेबल अदर, तो इसका यही मतलब हो जाता है ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। अब इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर आप लोग देखिए, बच्चा उसी से सीखता है जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होता है। जैसे माता पिता, शिक्षक, सहपाठी या ज़्यादा ज्ञानी हमारी उम्र से छोटा व्यक्ति, तो बच्चे ऐसे ही व्यक्तियों से सीखते हैं। उसी को ज़्यादा ज्ञानी दूसरा या MKO मोर नॉलेजेबल अदर कहा जाता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि MKO किसका सिद्धांत है या ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, इसका क्या मतलब है या किसका सिद्धांत है, तो आप लोग वाइगोस्की सही आंसर मारेंगे। अगला जो इनका सिद्धांत है उसका नाम है समीपस्थ क्षेत्र का सिद्धांत। तो इसी को ही नज़दीकी विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इसी को संभावित विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इनका हो जाएगा समीपस्थ या नज़दीकी विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र। इसी को ही ZPD कहा जाता है। अब यहाँ पर ZPD का इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जोन ऑफ प्रोरिमल डेवलपमेंट। ZPD का जो मतलब होता है, जैसे समस्या समाधान के दौरान शुरुआत खुद से प्रयास करने पर और बीच में उलझ जाने पर वहाँ से लक्ष्य के बीच की दूरी का खाली क्षेत्र जो होता है, जिसे वयस्क की सहायता से भरा जा सकता है, ZPD कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे बालक कोई चीज़ सीख रहा है, बीच में उसको समस्या आ जाती है और वह समस्या जो होती है वह किसी वयस्क के माध्यम से दूर की जाती है। वयस्क की सहायता से जब दूर की जाती है तो वयस्क और बालक के बीच में जो यही क्षेत्र होता है फ्रेंड्स, वही हमारा ZPD कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ZPD क्या है। यह यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ZPD किसका है सिद्धांत? तो यह वाइगोस्की का है। और एक बात नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, ZPD के दौरान दी गई जो सहायता होती है वह समस्या के बीच में दी गई अस्थायी सहायता होती है। अगला इनका जो सिद्धांत है, इसका फोल्डिंग या ढांचा निर्माण, पाड़ या मचान, यह जो सिद्धांत है वह वाइगोस्की ने दिया है। अब इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ घटती जाती है, इसके फोल्डिंग कहलाती है। जैसे एक बालक को साइकिल चलाना सिखाना, अगर उसको आप साइकिल चलाना बालक को शुरुआत में सिखाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वह बिना आपकी सहायता के भी साइकिल चलाना सीख जाता है। तो यही जो प्रक्रिया होती है वही हमारी इसके फोल्डिंग कहलाती है। इसके फोल्डिंग को ही ढांचा निर्माण, पाड़ या मचान कहा जाता है। इनकी 2 पुस्तकें हैं, पहला है लैंग्वेज ऑफ थॉट और दूसरा है द साइकोलॉजी आर्ट। ये दोनों पुस्तकें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा विकास। मैंने आपको विकास समझा दिया, वृद्धि और विकास में अंतर, विकास के कुछ सिद्धांत बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।